हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। मैं दौलत नारनौलिया स्वागत करता हूँ आपका जा रहा है एजुकेशन में। पिछले कई दिनों से क्लास नहीं आई, तो इसका रीज़न है थोड़ा सा फैमिली प्रॉब्लम थी और इसलिए क्लास नहीं डाल पाया। तो आज से रेगुलर हम क्लास लेंगे और आज से रेगुलर आपको क्लास मिलेगी। हमने पिछली क्लास में जीके की पिछली क्लास में देखा कि हम पढ़ रहे थे विजयनगर साम्राज्य, और विजयनगर साम्राज्य के बारे में हमने शायद एक क्लास में पढ़ा था जिसमें इसके वंशों के बारे में बात किया था कि किस किस वंश ने कब कब तक शासन किया। ये चीज़ हमने पहले देख ली। इससे पहले मैं आपसे बात करूँ तो देखो यार, आप चैनल को देख लेते हो, जैसे वीडियो देख लेते हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो इसका रीज़न है कि मेरा थोड़ा कहीं ना कहीं मनोबल टूटते जा रहा है। और एक बात और बता दूँ कि थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी, तो उस आवाज़ को थोड़ा कवर कर लेना, क्योंकि वो फ़ैन की आवाज़ है। तो हो सकता है आप उसी के वजह से डिस्टर्ब ना हो, और थोड़ा सा उसको कवर करके ध्यान से पढ़ो। तो आज बात करते हैं हम संगम वंश के बारे में, और मतलब विजयनगर के बारे में। और विजयनगर में हमने देखा था, पिछले एक बार मैं रिपीट करता हूँ कि विजयनगर में हमने देखा कि किस किस वंश ने शासन किया था। तो हमारे सामने पहला आता है संगम वंश, पहला आता है संगम। हमारे सामने दूसरा आता है सालू वंश, सालू वंश। तीसरा हमारे सामने आता है तुलु वंश, तुलु वंश। और 4 नंबर आता है आरवीडू वंश। इसकी हम ट्रिक भी दी थी आपको, आरवीडू वंश, आरवीडू वंश, ठीक है। इसकी हमने ट्रिक दी थी एक छोटी सी कि सासू तू आ, ऐसे ही कुछ ट्रिक थी, सासू तू आ, तू आ। अब इस हिसाब से आप देख लेना। अब देखो, हमने संगम वंश के बारे में बात की थी, और संगम वंश देखो यहाँ से हम अगर बात करते हैं तो संगम के बारे में, तो संगम वंश हमने स्टार्ट किया था कब से कब तक किया था? 1336 से लेकर 1485 तक। कई किताबों में क्या होता है, 86 भी लिखा होता है, तो इसमें आप कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। जैसे 1336 से 1485 तक ये शासन करता है। सबसे सर्वाधिक मतलब सर्वाधिक समय तक, लंबे समय तक, सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा है? संगम वंश है, ठीक है। तो इसी के साथ हमने देखो इसके शासकों की बात की थी। इसमें 7 शासक आते हैं, इसमें 7 शासक आते हैं, तो 7 को हम पढ़ते हैं। एक देखो इसकी अब हम बात करेंगे ट्रिक के बारे में, और उसी के हिसाब से हम याद करेंगे इसको, इसी के हिसाब से याद करेंगे। ट्रिक तो है ही है, लेकिन इसी के हिसाब से हम याद कर लेंगे। हम लिखते हैं कि HBHDDMV2, ये 2 लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं, ये सामने आ जाएगा हमारे। इस हिसाब से हम बात करते हैं। तो हमारे सामने इसका नाम आता है हरिहर, हरिहर। इसके सामने आता है बुक्का, H का मतलब फिर हरिहर द्वितीय, हरिहर फर्स्ट हो गया तो ये द्वितीय हो जाएगा। ये आ जाएगा देवराय, ये आ गया देवराय फर्स्ट। ये आ जाएगा देवराय द्वितीय, देवराय द्वितीय, देवराय द्वितीय। ये आ जाएगा मल्लिकार्जुन, ये आ जाएगा मल्लिकार्जुन, मल्लिकार्जुन। और इसका आ जाएगा विरूपाक्ष, विरूपाक्ष द्वितीय, ठीक है। अगर हम टाइम पीरियड की बात करते हैं तो हरिहर का टाइम हमारे सामने था, हम पढ़ चुके हैं 1336 से 56 तक, ठीक है। ये और ये आता है 1356 से 77 तक। और हरिहर आता है सर 1300, हरिहर द्वितीय आता है 1377 से 1404 तक। हमने यहाँ तक पढ़ाई की, हमने यहाँ तक देख लिया कि 1404 तक हरिहर द्वितीय के बारे में हमने बात कर ली, ठीक है। आज बात करते हैं हम देवराय फर्स्ट के बारे में। देवराय फर्स्ट के बारे में मतलब क्या होता है, हम बात करेंगे 1406 से लेकर 22 तक, 1406 से लेकर 22 तक, इस टाइम पीरियड की बात करते हैं, इस टाइम पीरियड की बात करते हैं। तो देखो हमारे सामने यहाँ से क्या आता है कि 1406 से जो 22 तक, इससे पहले हमने देख लिया हरिहर द्वितीय देख लिया, बुक्का देख लिया, और हरिहर फर्स्ट देख लिया। ये तो संस्थापक था ही, और अंतिम राजा था, कह सकते हैं। पूछ सकता है आपको कि संगम वंश का अंतिम शासक कौन सा है, तो संगम वंश का अंतिम शासक का नाम है हमारे सामने विरूपाक्ष द्वितीय। अब देखो ये हमारे सामने एक ट्रिक सी हो गई, हमने बनाई। किसी भी तरीके से आप अपने हिसाब से बना लीजिए, मैं तो मेरे हिसाब से बना चुका है इसको, कि इस हिसाब से थोड़ा सा ध्यान से निकलता नहीं है, वैसे याद करेंगे तो वो निकल जाता है। इस हिसाब से देखो हम 1406 से 22 तक बात करते हैं आज। तो देवराय फर्स्ट था, जो देवराय फर्स्ट था, इसको
इससे पहले देखो हमारे सामने 2 वर्ष गायब है। 2 वर्ष गायब का मतलब 1404 से 6 तक। तो यहाँ देखो एक तो आता है विरूपाक्ष, एक तो आता है विरूपाक्ष, एक तो विरूपाक्ष फर्स्ट और एक बुक्का द्वितीय। ये दोनों शासक आते हैं सर। 2 साल तक इन्होंने शासन किया था। कब तक शासन किया? 2 साल तक शासन किया इन्होंने। 2 साल तक इन्होंने शासन किया। और 2 साल के बाद में जब हरिहर फेस्ट आता है, देवराय फेस्ट आता है हमारे सामने। देवराय फेस्ट आता है। तो आज हम बात करेंगे देवराय से लेकर मल्लिकार्जुन या विरूपाक्ष तक। मतलब आज हम संगम वंश को क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। तो आज हम पढ़ेंगे देवराय फेस्ट। यहाँ तक समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है। अब पढ़ेंगे हम देवराय फेस्ट। हमारे सामने कब से कब तक है? 1406 से 22 तक। देखो यहाँ से 2 चीज़ निकल के आती है, ज़्यादा लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से देखो 2 चीज़ निकल के आती है। 1408 और 9 में, ठीक है, 8 9 में बहमनी साम्राज्य, बहमनी शासक फिरोज, बहमनी शासक था जिसका नाम था फिरोज शाह। अब देखो यहाँ एक युद्ध होता है, किसके बीच होता है? एक तो देखो देवराय वर्सेज फिरोज के मध्य एक युद्ध होता है। कब होता है? 1408-9 में, लगभग 1408-9 में यहाँ एक युद्ध होता है। इसमें क्या होता है? देवराय हार जाता है और इस युद्ध का नाम होता है, इस चीज को याद रखना, उस युद्ध का नाम होता है सोनार की बेटी का दुर्ग। सोनार की बेटी का युद्ध, ये इस युद्ध का नाम होता है। अब इसके पीछे भी एक रीजन है कि क्यों कहा जाता है सोनार की बेटी का युद्ध। तो इसके पीछे बात करते हैं कि देवराय था, ये देवराय इस युद्ध में हार जाता है। किससे? फिरोज शाह से हार जाता है। फिरोज शाह से हार जाने के बाद में कहा जाता है कि 10 लाख हूण मतलब सिक्के, और 10 लाख हूण और बांकापुर का क्षेत्र इसको दहेज में दिया था। अपनी बेटी से शादी की थी। देवराय अपनी बेटी से शादी करता है, किसकी? फिरोज की। अब फिरोज की शादी करता है तो फिरोज के साथ क्या होता है कि 10 लाख हूण देता है दहेज में, और बांकापुर का क्षेत्र इसको दहेज में दे देता है। इसी के साथ देखो देवराय, इस युद्ध का नाम इसीलिए क्या पड़ा? सोनार की बेटी का युद्ध पड़ा, इसीलिए सोनार की बेटी का युद्ध कहा जाता है इस युद्ध को। इसी के साथ देखो अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं तो 1420 में निकोला कोटी, एक अथावली निकोला कोंटी भारत आया था। ये राजदूत था, इतिहासकार था। निकोला कोंटी भारत आया था। इससे 2 चीज से यहाँ मतलब यहाँ से ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है कि सोनार की बेटी का युद्ध किसके मध्य हुआ था? बहमनी साम्राज्य फिरोज के मध्य और देवराय के मध्य हुआ था, जिसमें 10 लाख हूण और बांकापुर का क्षेत्र दहेज में दिया गया था। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? सोनार की बेटी का युद्ध कहा जाता है। इसी के साथ साथ 1420 में निकोला कोंटी भारत आया था। अब देखो यहाँ क्या होता है? देवराय फेस्ट ने जो घोड़े हैं, मतलब पुर्तगालियों से घोड़े खरीदना, मतलब अरबों से घोड़े खरीदना स्टार्ट किया था। सबसे पहले कह सकते हैं ना कि अश्व सेना कह सकते हैं। इसको मिटा देता हूँ। अश्व सेना मतलब अश्व सेना प्रारंभ की थी इन्होंने, प्रारंभ की थी कहाँ? विजयनगर में। अब इसे आगे चलते हैं, हम देवराय द्वितीय के बारे में बात करते हैं। यहाँ से जितना हम हो सका वहाँ से जो मेन टॉपिक था, मेन लाइन थी, जो मुख्य था हमारे एग्जाम की दृष्टि से, वो हमने उठा के आपको बता दिया। यहाँ से एक चीज़ थोड़ी सी मेन लगती है कि सोनार की बेटी का युद्ध कब हुआ था और किस किस के मध्य हुआ था।
ये चीज़ थोड़ा सा एक ये क्वेश्चन आता है कई बार कि निकोला कोटे भारत कहाँ आया था और कब आया था। तो इसी के साथ हम देवराय द्वितीय के बारे में बात करते हैं। अब एक बार आप देख सकते हो। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं और आगे चलने के साथ साथ हम देवराय द्वितीय के बारे में बात करते हैं। देवराय द्वितीय के बारे में हो सकता है आज इसको समाप्त कर दे, संगम वंश को। अगर संगम वंश समाप्त हो गया तो शालू वंश को भी आज ही समाप्त कर देंगे। उसमें कुछ नहीं है, एक तो फर्स्ट शासक और एक अंतिम शासक, एक फाउंडर और एक लास्ट शासक। ठीक है, अब देवराय द्वितीय के बारे में हम बात करते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ देवराय द्वितीय, देवराय द्वितीय, देवराय सेकेंड। हम बात करते हैं 1425 से लेकर 46 तक, 1425 से लेकर 46 तक ये लो। ठीक है, देवराय सेकंड का टाइम पीरियड होता है वो 1425 से लेकर 1446 तक होता है। देखो यहाँ एक उपाधि बता देता हूँ मैं, इसकी उपाधि होती है इसकी गजबेटकर, 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 ये उपाधि होती है इसकी। अब देखो इसी के साथ लाइट गई। अब इसी के साथ क्या होता है, गजबेटकर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हाथियों का शिकार करने वाला, हाथियों का शिकार करने वाला या हाथियों को मारने वाला, शिकार करने वाला, हाथियों का शिकार करने वाला, मारने वाला कहा जाता है किसको, देवराय सेकंड को। क्योंकि ये क्या होता है, ये संगम वंश का महान शासक होता है, संगम वंश का, ओनली सिर्फ संगम वंश का, विजयनगर का नहीं, संगम वंश का महान शासक, महान शासक। यहाँ दो टॉपिक हमारे सामने, दो लाइन हमने, दो जो मुख्य चीज थी वो हमने बताई। अब इसके आगे चलते हैं कि देवराय द्वितीय के समय देखो, देवराय द्वितीय के समय एक फारसी यात्री था, फारसी यात्री था अब्बू रज्जाक, फारसी यात्री था, फारसी यात्री अब्बू रज्जाक, अब्बू रज्जाक भारत आया था, अब्बू रज्जाक क्या करा, भारत आया था। किसके समय आया था, अब्बू रज्जाक। यहाँ से देखो क्वेश्चन बन सकता है कि फारसी यात्री अब्बू रज्जाक विजयनगर कब आया था, किसके समय आया था, देवराय सेकंड के समय आया था। ठीक है, अब इसी के साथ हम आगे चलते हैं कि ये देखो जो देवराय द्वितीय था एक संस्कृत का महान ज्ञानी था, संस्कृत का महान ज्ञानी था। तो इन्होंने देखो एक किताब लिखी थी, इन्होंने एक बुक्स लिखी थी, मैं लिख दूँ यहाँ, एक बुक लिखी थी, एक बुक लिखी थी महान नाटक, एक महान नाटक लिखा था, महानाटक सुधानिधि, सुधानिधि इन्होंने लिखा था, सुधानिधि इन्होंने लिखा था, इन्होंने लिखा था, देवराय सेकंड ने लिखा था। अब इसी के साथ हम आगे चलते हैं, तो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं कि इसके दरबारी कवि की बात करते हैं। मिनट पानी पी लेता हूं। इसी के साथ देखो कह सकते हैं कि देखो एक जो विजयनगर था, विजयनगर के अंदर एक दरबारी कवि होता है, मतलब तेलुगु भाषा का एक प्रसिद्ध कवि है जिसका नाम है श्रीनाथ, श्रीनाथ। ये इसका दरबारी कवि था, ये इसका दरबारी कवि था, दरबारी कवि। ठीक, अब इसी के साथ हम आगे चलते हैं। तो आगे हमारा जो स्टार्टिंग की लाइन थी उसी के हिसाब से देखो आप, अब एक बार इसको देख लो फिर आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं हमारे सामने DDMV, DDMV। अब बात करते हैं MV के बारे में। अब देखो यहाँ MV, M का मतलब मल्लिकार्जुन, मल्लिकार्जुन, मल्लिकार्जुन। देखो ये इसका टाइम पीरियड होता है 1446 से लेकर 65 तक इसका टाइम पीरियड होता है। इसका ज़्यादा कुछ इतिहास नहीं होता, इसको एक मेन चीज़ होता है प्रौढ़ देवराय कहा जाता है, इसको प्रौढ़ देवराय, प्रौढ़ देवराय, प्रौढ़ का मतलब आप समझते होंगे, प्रौढ़ देवराय कहा जाता है कि निरंतर चलने वाला देवराय कहा जाता है इसको, किसको, मल्लिकार्जुन को। ठीक है, अब मल्लिकार्जुन से आगे बात करते हैं। तो मल्लिकार्जुन के आगे क्या होता है, हमारे सामने क्या आता है, विरूपाक्ष द्वितीय। एक चीज और लिख लेना यहाँ से, एक चीज और लिख लेना,
एक चीनी यात्री, इसके समय एक चीनी यात्री आया था, चीनी यात्री आया था, चीनी यात्री आया था जिसका नाम था महुआन, महुआन, महुआन। ये आया था सर 1451 के अंदर। ठीक है, ये चीज लिख लेना है। लाइट गई है, गर्मी बहुत तेज हो रही है। ठीक है, और इसी के साथ देखो यहाँ से क्या होता है, ये 6 नंबर है, और इसी के साथ क्या होता है कि विजयनगर का, विजयनगर का अंत स्टार्ट हो जाता है यहीं से। अंत या पतन कह सकते हैं, पतन, अंत या पतन शुरू हो जाता है, शुरू हो जाता है। ठीक है, अब इसी के साथ क्या होता है, 7 नंबर पे हम बात करते हैं विरूपाक्ष की। किसकी? विरूपाक्ष, विरूपाक्ष द्वितीय की, विरूपाक्ष द्वितीय की जो अंतिम शासक था, याद रखना, संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय, जो 1465 से लेकर 85 तक शासन करता है। कई किताबों में 86 होता है। ये अंतिम शासक होता है सर, ये लास्ट सम्राट होता है, इसका कोई इतिहास नहीं होता, लास्ट सम्राट होता है। इसी के साथ क्या होता है, इसके मंत्रियों के पास इसकी शक्तियाँ होती हैं, और मंत्रियों के साथ शक्ति होने के साथ साथ इसका मतलब हो सकता है कि नाम मात्र का एक शासक होता है, नाम मात्र का शासक होता है, ये अंतिम शासक होता है। इसी के पुत्र ने इसको मार दिया था, इसी के पुत्र ने इसको मार दिया था। अब बात करते हैं सालू वंश की। मैं इधर लिख देता हूँ सालू वंश, यहाँ से लिख देता हूँ सालू वंश। सालू वंश की बात करते हैं हम, सालू वंश, सालू वंश हम बात करते हैं सालू वंश की। तो टाइम पीरियड होता है, वो होता है 1485 से 1505 तक, मतलब 20 वर्ष। सबसे कम समय पर विजयनगर पर सबसे कम समय शासन करने वाला यही होता है सालू वंश। लाइट गई, बात अगले क्लास तक लेके जाएंगे, गर्मी बहुत तेज हो रही है। सालू वंश, इसको देखो नरसिंह, इसका जो फाउंडर है, इसका जो संस्थापक है वो नरसिंह, नरसिंह संस्थापक, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ संस्थापक, इसका संस्थापक है। और अंतिम शासक कौन है? अंतिम इमाड़ी नरसिंह, इमाड़ी नरसिंह, इमाड़ी नरसिंह, नरसिंह, बस यही है, इसका ज्यादा इतिहास नहीं होता। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बात करते हैं। तो आगे तुल्लु वंश की बात करते हैं। तुल्लु वंश में एक महान सम्राट, विजयनगर का महान सम्राट आएगा, कृष्ण देवराय, जिसने 20 वर्ष तक शासन किया। उसके बारे में अगली क्लास में बात करेंगे। लाइट जा चुकी है, गर्मी बहुत तेज बढ़ रही है, और इसीलिए तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर जरूर करना। धन्यवाद।